30 साल पहले ना डायबिटीज का नाम था, ना यूरिक एसिड का नाम था, ना ही बहुत छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का नाम ही नहीं था। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है हमें पता ही नहीं था। या आपकी दोस्ती में कहीं कोई ऐसा दोस्त है जो आपको डिप्रेस कर रहा है, आज ही उसको छोड़ दो और आगे निकल जाओ, अपने पर्पस को जानो और उस पे काम करो। जिस दिन उस पे काम करना शुरू कर दिया, उस दिन मेंटल स्ट्रेस क्या कुछ भी नहीं होगा आपको। आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है ना, शिव का शक्ति से मिलना योग है। क्या अब लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जिम करनी चाहिए या योगा करना चाहिए? यस, हाँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, जिम करना बुरी बात नहीं है, अपने आप को फिट रखना बुरी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जो आईपीएस कर जाते हैं, वो अपनी रील्स बनाना शुरू कर गए हैं और बहुत जबरदस्त गाने लगाते हैं, स्टार दिखाते हैं। आपने वो दीपक रावत जी को तो देखा ही होगा। जो शाकाहारी पशु हैं, उनके सामने अगर आप ऐसा फूड रख दोगे तो वो नहीं खाएंगे, वो मुंह पीछे कर लेंगे और वही खाएंगे जो उनको खाना है। मांसाहारी जो पशु हैं, शेर वगैरह, उसको पता है कि मुझे क्या खाना है, उसके सामने शाकाहारी रखोगे वो नहीं खाएगा। लेकिन एक इंसान है जिसको कुछ पता नहीं है क्या खाना है और जो सामने आता है वो खा जाता है। कई जब ये बात आती है तो कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो, हमारे भगवान ने बनाया ऐसा, आगे वाले दांत इसलिए बनाए शेर की तरह ताकि हम मांस खा सके और पीछे वाले दांत इसलिए ताकि हम घास खा सके। तो फिर इसका क्या जवाब है? बिल्कुल, हमारे घर में क्या होता था, एक एंटीना और टीवी होता था। बिल्कुल। तो एंटीना का अगर एंगल खराब हो गया, दिशा में नहीं है, रेडियो तो चलता ही नहीं था, टीवी चलेगा, है ना। तो सेम वैसा है, ये जो हमारे बॉडी के अंग हैं, पार्ट्स हैं, ये एंटीने का काम करते हैं। जिस दिन ये खराब दिशा में होंगे, मुझे बताइए कि आप सही तरीके से सोच सकते हैं? अगर आज बहुत एक फेमस चीजें हैं बालों का झड़ना, अब वो आदिवासी चीज, तेल, जी वो बड़े बड़े ब्रांड, जिनके पास जल्दी झड़ जाते हैं, हाँ, तो वो तेल लगा रहे हैं। कुछ लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं। किसी की मृत्यु होती थी गाँव में, तुम्हारे बुजुर्ग डोगरी में क्या कहते थे कि उदे साह खत्म हुई है, कहते थे कि नहीं? वो ये नहीं कहते थे मर गया जो हम आज कहते हैं, बिल्कुल, वो कहते थे उदे साह खत्म हुई है, यानी कि उसके श्वास खत्म हो गए, उसका कंट्रोल अपने श्वास से चला गया, वो मर गया। वैसे ही जितने भी, ये प्रैक्टिकली जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, वो अपने अनुसार श्वास को लेते हैं, उनकी टाइम लिमिट है। अंग्रेजों की कंट्रीज कैसी हैं? डेवलप्ड है, सब देख लिया उन्होंने, सब देख लिया ना, थक गए कि ये तो है ही नहीं एक्चुअल जीवन। फिर एक्चुअल जीवन देखने के लिए कहाँ आए? भारत। तो जब भारत में आए, जब भारत के ऋषियों मुनियों ने कहा कि भाई यही एक्चुअल जीवन है भाई, फिर यहाँ पे बिल गेट्स भी बैठा, नीम करोली बाबा गए, फिर मार्क जगरबर्ग भी बैठा, ओशो को फॉलो करने वाले असंख्य लोग हैं, क्योंकि उन्होंने रियलिटी को समझा। उन्होंने शर्म को एक तरफ रखा, कर्म को एक तरफ। किताब भी है ना, संभोग से समाधि तक। अगर आप अपनी या अपने घर वालों की फिक्र करते हैं जिनके लिए आप कमा रहे हैं, या आप अपने समाज की फिक्र करते हैं, तो अपनी फिक्र करना शुरू कर जाइए, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो आपके घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। कहते हैं अगर जीवन में तुम्हें रोग मुक्त होना है तो योग करना शुरू कर दो, और योग तुम्हें सिर्फ रोग मुक्त नहीं करता बल्कि जीवन जीने की सही राह भी दिखाता है। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राज एंड अशोक कुमार ज्वेलर्स। और आज के इस पॉडकास्ट में बातें योग की होने वाली हैं, योगा की होने वाली, क्योंकि हमारे साथ आज हैं संदीप खजूरिया, जो कि योगा टीचर हैं, योग गुरु हैं। एंड सर नमस्कार, आपको कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो शुरुआत इसी चीज से करेंगे, योग क्या है और हमारे भारत में योग कब से होता आ रहा है? देखिए, भारत में एक पद्धति है कि कोई भी अगर नाम है या कोई भी शब्द है, उसका एक अर्थ जरूर रहता है। वैसे योग का अर्थ भी है। जैसे आपका नाम है सौरभ, तो आपको इसका अर्थ पता है? बिल्कुल, इसका अर्थ है देवीय सुंदरता या देवीय शक्ति। और आपका स्वभाव भी उसी के अनुसार होगा, क्योंकि आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई आता भी है ना उसका बुरा करना है, तो आप 100 कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ द डे आप कहते छोड़ो यार वो भी इंसान। ये तो सही बात है यार। आपको कैसे पता? तो ये संस्कृत के शब्द जैसे हैं, उसका जैसा अर्थ है, उसका वैसा ही स्वभाव होना ये निश्चित है। यही तो संस्कृत की परिमार्जिता है, जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक होना। अब योग शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, कोई भी शब्द बनता है छोटे वर्ब रूट से बनता है, उसे धातु कहते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में युज धातु से योग बना है। तो युज का मतलब है जुड़ना, मिलना, या फिर समाधि भी कहते हैं। तो जुड़ना और मिलना किससे? देखिए, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जब हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे 2 और 2 का योग कितना हुआ? 4। योग सिंपल, यानी कि मिलना, जुड़ना।
अब वहां पे बहुत सारे लोग जो विद्वान थे वो आए, उन्होंने कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है ना, शिव का शक्ति से मिलना योग है। योग है। क्या बात। अब लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। राइट। तो आत्मा को और उसको विश्लेषित करते हुए विद्वानों ने कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, यानी कि जो चीज हमारे अंदर ज्ञान को इकट्ठा करके रखती है, संयोग के रखती है और उस ज्ञान को आगे प्रोड्यूस करती है, वो आत्मा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो इन सब चीजों को इकट्ठा करके आगे प्रस्तुत कर रही है, बिल्कुल, उसी को आत्मा कहा। वही आत्मा दो प्रकार की, आत्मा भी दो प्रकार के। हाँ, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। अब जीवात्मा को कहा जाता है कि जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्न हो जाता है, यानी कि मेरे में अलग है, आप में अलग है, जो हमारे सामने बैठे हैं उनमें अलग है, सब में अलग अलग है, उसको जीवात्मा कहते हैं। लेकिन तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, ये आपको समझ नहीं आया होगा। नहीं आया। लेकिन इसका मतलब है कि वो जो ईश्वर है सर्वज्ञ, जिसको कहते हैं सर्व कला संपन्न है, वो परमात्मा एक ही है, जो सुख दुख रहित, जो सुख और दुख से रहित है, परे है। हाँ, जिस दिन आप सुख दुख से परे होगे, जिस दिन आप इस संसार से मुक्त होगे, मुक्त ये नहीं होना कि आप मर गए या शरीर को छोड़ दिया, मेंटली, हाँ, मेंटली जिस दिन मुक्त होगे तो आप परम आत्मा बन जाओगे। परम आत्मा यानी कि सुपर कॉन्शियस स्टेज में चले जाओगे। अब इसको योग में और डिसाइफर करते हुए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखे। योग सूत्र यानी कि फॉर्मूलाज, अगर आपको योग को फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो दीज फॉर्मूलाज। तो 195 फॉर्मूलाज लिखे उन्होंने, 195 फॉर्मूलाज लिखे उन्होंने। 4 चैप्टर में डिवाइड हैं वो, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब चैप्टर का बता दें आपको कौन कौन से। हाँ, तो पहला चैप्टर समाधि पाद, यानी कि इस जगह आपको समझाया जाता है कि समाधि क्या है। जैसे हमने कहा योग इज इक्वल टू समाधि, समाधि क्या है, एक्चुअल में समाधि क्या है, वो इसमें आपको 51 फॉर्मूलाज हैं, 51 सूत्र हैं, तो आपको बताया जाएंगे कि ये आपने पढ़ने हैं, ये समाधि है, ये योग है। उसके बाद साधन पाद, यानी कि उसके लिए टूल्स क्या, आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है, आपको किन किन चीजों का प्रयोग करना है, तो आप योग को अपना सकते हो। देन उसके बाद आएगा आपका विभूति पाद, कि उससे आपको पता क्या चलेगा, अनुभव क्या होगा, आपके एक्सपीरियंसेस क्या होंगे जो आपने टूल्स फॉलो किए। देन आफ्टर दैट कैवल्य पाद, कैवल्य पाद यानी कि केवली भाव, अब सिर्फ मैं हूं। जिस अवस्था में क्या होता है, पहला श्लोक है अथ योग अनुशासनम, कि आपने बहुत घूम लिया, बहुत जगह चले गए, बहुत जगह चक्कर लगाए आपने, अब आप दुखी हो, अथ योग अनुशासनम, नाउ योग डिसिप्लिन, अब आपको योग के डिसिप्लिन में आना पड़ेगा और योग को फॉलो करने पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको लास्ट बता दूं कि पहला सूत्र ये है कि अब क्या करना है, अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना। और लास्ट क्या है, पुरुषार्थ शून्य नाम प्रति प्रसव केवल्यम स्वस्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति रीति, कि अब क्या होगा, लास्ट में क्या होगा कि आपके स्वस्वरूप में ही प्रतिष्ठा हो जाएगी, कि आप अपने आप को जान लोगे कि एक्चुअल में मैं क्या हूं। अब योग का एक और आसानी से मतलब समझते हैं, आसान मतलब, टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ, एक्चुअल में आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आज के टाइम में ये हाइप है कि योग जो कर रहा है, मतलब जिसने आसन किए, अपने शरीर को तोड़ा मरोड़ा, खुल गया, उल्टा हो गया, वो योग है, वो योग है। बेसिकली वो योग नहीं है। द वे ऑफ लाइफ इज इक्वल टू योग, है ना। अपने आप के साथ जुड़ना कैसे है, और मेरे साथ सामने वाले के साथ बैठे के साथ कैसे जुड़ना है, ये योग है। टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ, ये योग है। टू नो द कर्मा ऑफ लाइफ, कर्मा थ्योरी, मैं क्या काम कर रहा हूँ और उस काम के करने का मुझे क्या फल मिलेगा, हाँ, फीडबैक, और फल क्या मिलेगा इसका तो आपने चिंता करनी नहीं है, लेकिन क्या मिलने वाला है ये भी ध्यान में रखना है। तो ये योग है। फिर जब हम भगवत गीता की तरफ जाते हैं, देखिए योग भारत से है कि नहीं है, ये तो भगवत गीता स्पष्ट करती है, लेकिन इसके बाद भी साइंटिफिक प्रूफ भी मिले, मैं उस पर भी आऊंगा। भगवत गीता को अपने आप में योग शास्त्र कहा जाता है। जब अर्जुन बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए थे, डिमोटिवेट होके बैठ गए थे कि भाई अब तो ये तो मेरे रिश्तेदार है सामने, इनको मैं कैसे मारूं, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे भाई हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो है उच्चारण किया। गीता यानी कि जिसको गाया जा सके, और भगवत गीता यानी कि भगवान के द्वारा गाया गया गीत, है ना। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय के नाम के पीछे योग लगता है। अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, ऐसे विभूति योग, भक्ति योग। अब भगवत गीता में 3 तरह के योग है, भक्ति योग,
कर्म योग और ज्ञान योग। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो आप। तो अगर इन चीजों को आपको जानना है कि ये कौन कौन से योग है, तो यू हैव टू रीड भगवत गीता, है ना। तो भगवत गीता में एक श्लोक में उन्होंने, दूसरे अध्याय को पढ़ोगे जब आप, उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। लास्ट पंक्ति में कहा समत्वम योग उच्यते, मतलब इवननेस इज योग। जैसा व्यवहार मैं आपके साथ कर रहा हूँ वैसा ही व्यवहार मैं सामने वाले के साथ कर रहा हूँ, वैसा ही व्यवहार मैं अपने दुश्मनों के साथ भी कर रहा हूँ, जो खुद को मानते हैं। वैसे मैं नहीं मानता हूँ मेरे दुश्मन है, लेकिन वो मानते हैं मेरा व्यवहार सबके साथ एक जैसा। दैट इज योग। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जीव जंतुओं के साथ, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्याप्त है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, पत्थर हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। सबको मैं उसकी प्राथमिकता दे रहा हूँ, उसकी वो इज्जत दे रहा हूँ। जैसे कहते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी, जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ व्यवहार करे तो मुझे ही वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तो योग यही कहता है समत्वम योग उच्यते, यानी कि इवननेस इज योग। तो इसका ये मोटा मोटा मतलब है कि यानी कि योगी बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं, कोई भी बन सकता है। और इसके लिए भी महर्षि ने आगे बताया। अब उसमें क्या बताया, अलग अलग महर्षि आए, अलग अलग महर्षि ने अपनी अपनी टेक्निक्स बताई। अब टेक्निक्स क्या बताई और उसका क्या बेनिफिट है, उससे पहले ये समझ लेते हैं। अब क्या है कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा योग करें, हठ योग करें, राजयोग करें, लय योग करें, भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, या विज्ञान योग करें, अष्टांग योग करें, या लय योग कर लें। तो क्या है कि मुझे सपोज दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक मैं जहाज से जा सकता हूँ, बाय रोड जा सकता हूँ, अपनी गाड़ी लेके जा सकता हूँ, बस पे बैठ के जा सकता हूँ, लिफ्ट लेके भी जा सकता हूँ, नहीं तो कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। आपने देखा होगा, न्यूज आती है। बिल्कुल, दिल्ली से लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए पैदल आते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपने किस स्ट्रीम को चुनना है, लेकिन लक्ष्य सभी का क्या है, दिल्ली जाना। और लक्ष्य सभी का क्या है, आत्मज्ञान, है ना। अपने आप को जानना, अपना पर्पस जानना कि मेरा जीवन ये बना किस लिए है, मैं आया यहाँ किस लिए हूँ। तो इसको जानने के लिए रास्ते अलग अलग हैं, योग के स्ट्रीम अलग अलग हैं। हठ योग में क्या होता है, राजयोग में क्या होता है, अष्टांग योग में क्या होता है, इसको जानने की बहुत जरूरत है। ये जानना मेरे ख्याल से, जिस तरह से आप मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आज आममर्रा की लाइफ चलती है, मेंटल स्ट्रेस लोगों को बहुत रहता है, तो योगा क्या मेंटल स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है? बिल्कुल। देखिए, मेंटल स्ट्रेस ये टर्म आप बताइए कितनी देर पहले आई या कब आपको पता चली? जब से मैं कहूंगा कि फोन का या इंटरनेट का दौर आया, डिजिटलाइजेशन हुई है, या फिर हम आगे डेवलप होने की दिशा में जल्दी बढ़ रहे हैं। आज से 20 साल या 30 साल पहले ना डायबिटीज का नाम था, ना यूरिक एसिड का नाम था, ना ही बहुत छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का नाम ही नहीं था। मेंटल स्ट्रेस क्या होता है हमें पता ही नहीं था। इवन मुझे याद है कि 2005-6 तक, जब तक यूट्यूब और ये सब नहीं आया था, तब तक मेंटल स्ट्रेस क्या होता है मुझे तो पता नहीं था। क्योंकि मैं खेलने जाता था, खेल के आता था, घर से मार भी खाता था क्योंकि ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता नहीं था, या मेंटल स्ट्रेस होता क्या वो पता हाँ, बस यही है। अब ये मेंटल स्ट्रेस अभी आया, क्यों आया? एक्सपेक्टेशंस, है ना, अपेक्षाएं कैसे? डिजिटली हम क्या हो गए, रिच हो गए। डिजिटली रिच हो गए तो हम बहुत सारी दुनिया को एक जगह पर बैठ करके देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। माता जी की एक्सपेक्टेशंस, पिताजी की, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। आपके फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस, फिर सोशल एक्सपेक्टेशंस, है ना, सामाजिक अपेक्षाएं। समाज आपसे क्या चाहता है, यार इस लड़के को ये करना चाहिए था, इसने ये कर लिया, ये अपने आप को खराब कर लिया। अब ये जो अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा ना होना, उससे क्या होता है, धीरे धीरे आप मेंटली डिप्रेस होने लगते हो। जैसे आपने कोई काम को करने के लिए सोचा, लेकिन वो अपने स्वयं को जाने बिना ही सोच लिया। क्यों? क्योंकि आपने फोन पे देखा, या आपने देखा कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, यार मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है। जैसे आप ब्लॉगिंग करते हो, बिल्कुल, ब्लॉग में आप दिखाते हो सब कुछ कि हम क्या कर रहे हैं। आपसे कोई इन्फ्लुएंस होके ऐसी ही लाइफ जीने के लिए ब्लॉगिंग करना शुरू कर गया, और अब उसके व्यूज नहीं आए, स्ट्रेस आ गया भाई साहब, मेंटल स्ट्रेस। सही बात है। हाँ, क्योंकि हम सामने वाले की तरह बनना चाहते हैं। मैंने कहा योग का मतलब क्या है, टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। पहले दिन मैं योग में आता हूं तो मुझे यही बताया जाता है कि जीवन है क्या और मुझे इस जीवन में बनना क्या है।
मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या मेरे अंदर अवगुण है, क्या गुण है, उनको जानना, उनके अनुसार काम करना। जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं। बड़ी मतलब सुंदर बात है, सोचने वाली बात, गहरी बात कही है आपने कि पहले ना डिजिटलाइजेशन इतनी नहीं थी और लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी तो उतने नहीं थे। सोसाइटी में क्या हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, वो भी नहीं पता था। लोग रिश्तेदारों के घर बहुत टाइम के बाद जाते थे, तो जब ये चीजें कनेक्टेड ही नहीं थी तो स्ट्रेस भी नहीं था। अब देखो, एक मैं एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आईएएस और आईपीएस का, यूपीएससी का पेपर होता है। बिल्कुल। आजकल आपने देखा होगा कि जो आईपीएस कर जाते हैं, हाँ। वो अपनी रील्स बनाना शुरू कर गए हैं। हाँ। और बहुत जबरदस्त गाने लगाते हैं, स्टार दिखाते हैं। आपने वो दीपक रावत जी को तो देखा ही होगा, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल रहते हैं। वो कहीं पे भी छापेमारी मारने जाते हैं तो यूट्यूब वाला कैमरा साथ में होता है। अब वो पावर मेरे पास आए, हाँ। वो शोहरत मेरे पास आए, उसके लिए मैं भी करना वो काम शुरू। मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूँ। हालांकि मेरा माइंड उसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि मेरी वैसे ग्रोन अप मैं नहीं हुआ हूँ, वैसे I'm not made for that. हाँ, आई एम नॉट मेड फॉर दैट। क्या पता मैं उससे भी अच्छी चीज करूँ, क्या पता मैं उससे भी अच्छा लोगों का, समाज का भला कर सकूं। लेकिन मैंने वो चीज पाने के लिए अपने आप को किसी और रास्ते पे ले लिया, और बाद में मैं डिप्रेस, मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो। जब आउटकम नहीं मिलते, जब आपको वो प्राथमिकताएं नहीं मिलती, जो आपने सोचा है वो नहीं होता। इसीलिए भगवत गीता में क्या कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगो सत्वकर्मी। कि हे पार्थ, अर्थात कि हे पार्थ, अपने काम को कर, अपने आप को जान, और फिर काम को कर, जिस काम के लिए तू बना हुआ है। और उसका आउटकम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, इसको प्लीज मत सोच। अगर इसको सोचेगा तो ना तो वो काम कर पाएगा, अगर काम भी करेगा तो वो खराब ही करेगा। तो जो आप कर रहे हो उसको इतने दृढ़ निश्चय के साथ और अपने आप पे विश्वास करके करो कि उसका जो भी आउटकम निकले वो आपके लिए सरप्राइज हो और आपके लिए खुशियां लाने वाला। राइट। उसको पहले से डिसाइड नहीं करो अपने आप को। जब आपने लिमिटेड दायरे में रख लिया ना कि मुझे नीट का पेपर निकालना है, और नीट का पेपर नहीं निकला, तो फिर मैं इतना डिप्रेस हो गया, फिर मैं कमरे में बैठ गया। जनजी की भाषा में बोलूं तो एक वो इरफान खान की मूवी का डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है ना, कि तुम मंजिल का मत सोचो, बस रास्ते का मजा लो ना, रास्ते को एंजॉय करो, फिर जब मंजिल मिलेगी तो और ज्यादा मजा आएगा। मंजिल का स्ट्रेस लोगे तो रास्ते का एंजॉय। और एक दिन बैठ के खुद को एनालाइज करो राइट कि मुझे कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं और मैं किन चीजों में अच्छा हूँ। जिस दिन, जैसे आपने सोचा होगा कि मैं इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा हूँ, मैं कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी से भी, जैसे आप कहीं बैठते होंगे तो मुझे यकीन है कि आपके आसपास के लोग कभी बोर नहीं होते होंगे। मतलब ये नहीं कहते होंगे यार कौन बैठ के, क्योंकि आप में वो क्षमता है, आपने उसको पहचाना और आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और लोगों को समाज के सामने ला रहे हो। बिल्कुल। आप डिप्रेस हो नहीं, क्योंकि आपके पास काम है, आपके पास करने के लिए एक मोटिव है, एक गोल है कि मुझे इस दिन इसको बुलाना है, इससे बात करनी है, दूसरे दिन इससे बात करनी है, ताकि इसकी बात समाज तक पहुंचे। और उससे, मैं नहीं चाहता पूरा समाज सुधरेगा, उससे कम से कम 4 लोग तो ऐसे सुधर जाएं जो कमरे में बैठ के डिप्रेस हैं। राइट। तो अपना पर्पस बनाओ, लाइफ का गोल बनाओ, और गोल एक मत रखो, है ना, एक ही गोल मत रखो। हाँ, अगर आप अपने आप को जानते हो कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ यार, मैं कर सकता हूँ, फिर उसी को रखो और उसी को पकड़ो। नहीं तो आप डिप्रेस रहोगे, मेंटली स्ट्रेस होगा आप में। लेकिन ये है कि जब भी आपको लगे कि मैं मेंटली डिप्रेस हूँ, अब हो ही गया है, तो कम से कम ये करो कि चेंज योर एनवायरनमेंट, अपना वातावरण चेंज करो। देखो, जब आप बहुत खुश होते हो, जब आपको लगता है कि मेरे पास 2 या 3 दिन का समय है और मैं और खुश होना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हो? या तो घर की तरफ चले जाते हो, या ऐसे वातावरण में जाते हो जहाँ पहाड़ हैं, पेड़ हैं, सुकून है। तो जस्ट चेंज योर एनवायरनमेंट, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। और आपके आसपास के लोग कैसे हैं, बहुत महत्व रखते हैं। आपकी दोस्ती किसके साथ है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आपकी दोस्ती, वो कहते हैं ना कि सत्संगत पे निसंगतम, जैसा आपका संगति होती है। हमारे पुराने बुजुर्ग ने कहावत भी है ना कि अपनी संगत सही रखोगे तो आगे सही रहेगा। आपके साथ विचार कैसे निकल रहे हैं, आप किसके साथ बात कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। और कम से कम अगर आपके लाइफस्टाइल में या आपकी दोस्ती में कहीं कोई ऐसा दोस्त है जो आपको डिप्रेस कर रहा है, आज ही उसको छोड़ दो और आगे निकल जाओ, अपने पर्पस को जानो और उस पे काम करो। जिस दिन उस पे काम करना शुरू कर दिया, उस दिन मेंटल स्ट्रेस क्या कुछ भी नहीं होगा आपको, आप इंस्पिरेशन बनोगे दूसरों के लिए। बात है, ऐसे दोस्तों से दूरी ही बेहतर है। सही बात है। अच्छा, मैं ना एक क्लियर कट जवाब आपसे चाहता हूँ। जैसे आपने बड़ी सी चीज की कि पहले डिजिटलाइजेशन नहीं थी, तो उससे क्या था कि मेंटल स्ट्रेस भी नहीं था। तो जहां तक मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे, जैसे पहले के टाइम पे जिम नहीं होती थी, मतलब अभी देखोगे आप हर गली में हर जगह पे जिम है, पहले जिम नहीं होती थी। सो एक इंसान को, मुझे जिम करनी चाहिए या योगा करना चाहिए? यस,
हाँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, जिम करना बुरी बात नहीं है, अपने आप को फिट रखना बुरी बात नहीं है। अब क्या है कि जिम भी शरीर को ठीक करने के लिए है, और योग जो है वो ओवरऑल आपको ठीक करने के लिए है। योग मैंने पहले क्लियर किया, आप भी कर रहा हूं, योग एक्सरसाइज है ही। अगर आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और प्रैक्टिकली अपने आप को फिट करना है कि मैं हर जगह जा करके हर एक काम करने में सक्षम हो जाऊं, मैं किसी से इंटरेक्शन करने में भी सक्षम हो जाऊं, मेरे पास नॉलेज भी अच्छा हो, मेरे पास व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा हो कि मैं कैसे किसी के साथ बात करूं, और मैं प्रैक्टिकलिटी की दुनिया में भी बहुत अच्छा हूं, तो योग में आइए। और अगर आपको सिर्फ फिजिकली बॉडी बनानी है तो जिम तो चाहिए। जिम जाइए। और बॉडी जो बनानी है वो एक काल के लिए होती है, एक समय के लिए होती है। उसके बाद काम आता है तो आपका अनुभव, काम आता है तो आपका ज्ञान, काम आता है तो आपका व्यवहार, काम आता है तो आप कितने अनुभवी हैं। अगर वो चीज जाननी है तो योग में आइए, द वे ऑफ लाइफ, टू नो, टू अपलिफ्ट द एसेंस ऑफ योर लाइफ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को आपने ऐसी दिशा में लेकर के जाना है जो आध्यात्मिक है, जो 4 लोगों को और फायदा करवा सकती है, जो आपके दोस्तों को कुछ ना कुछ सिखा सकती है, तो योग में आइए, तो बहुत अच्छा। मतलब आपकी बातों का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो मतलब ये है कि आपको बाहर से फिट रहना है तो जिम चाहिए, लेकिन आपको हाँ, अंदर से फिट रहना है तो आप ओवरऑल योगा ओवरऑल कीजिए। फिट रहना है हम्म। तो आपको योग में आना पड़ेगा, और अभी से आ जाइए, फर्क राइट। दिखना तो शुरू। चलो, फिटनेस की बात चली रही है, तो जितने भी जिम जाने वाले खासतौर पर होते हैं, चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, सो एक आम व्यक्ति को वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए, ये बड़ी डिबेट भी ऑनलाइन रहती है। देखिए, इस मामले में आप किसी को मना नहीं कर सकते क्या खाना है क्या नहीं खाना। सामान्य लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो पशुओं को पता है कि क्या खाना है। जैसे जो शाकाहारी पशु हैं, उनके सामने अगर आप ऐसा फूड रख दोगे तो वो नहीं खाएंगे, वो मुंह पीछे कर लेंगे और वही खाएंगे जो उनको खाना है। मांसाहारी जो पशु हैं, शेर वगैरह, उसको पता है कि मुझे क्या खाना है, उसके सामने शाकाहारी रखोगे वो नहीं खाएगा। लेकिन एक इंसान है जिसको कुछ पता नहीं है क्या खाना है, और जो सामने आता है वो खा जाता है। कई जब ये बात आती है तो कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो, हमारे भगवान ने बनाया ऐसा, आगे वाले दांत इसलिए बनाए शेर की तरह ताकि हम मांस खा सके, और पीछे वाले दांत इसलिए ताकि हम घास खा सके। तो फिर इसका क्या जवाब है? बिल्कुल, आप, मैंने कहा जो कुछ खाइए, और उसके आगे मैं बोलने वाला था कि एक इंसान है जिसको कुछ पता नहीं है क्या खाना है, लेकिन अगर आप उसको समझाओगे कि ये खाना है तो वो आपको ये खा जाएगा। ठीक है ना। अब होता क्या है, योगिक साइंस में या हमारे धार्मिक शास्त्रों में या आयुर्वेद में क्या लिखा है, हर एक व्यक्ति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वैसी आपकी वृत्ति होती है, वैसे ही फूड में भी वृत्ति होती है। अब आप किस वृत्ति के, इसको एक बार जान लेते हैं ना, एक छोटे से 4-5 क्वेश्चनों में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस वृत्ति के हाँ, हैं। वो बहुत है इंटरेस्टिंग ना। है, प्लीज। तो देखिए, आपको मैं प्रश्न करता हूँ, आपको उसमें ए बी या सी अपने मन में ही काउंट Choose करना है। जो भी देख रहा है वो भी कॉपी पेन लेके ए बी सी लगा सकता है, उसको Done. पता चल जाएगा कि उसकी वृत्ति कैसी है। मैं ठीक है, मन में करूँ या बोलूं? नहीं नहीं, आप अपने पास मन, रखिए, ठीक है। ए बी सी ऑप्शन Done. में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। अगर आप 4 या 6 के बीच उठते हैं तो ए ऑप्शन, अगर आप 8 या 10 के बीच उठते हैं तो बी, और अगर आप 12 बजे के बाद उठते हैं तो सी ऑप्शन, है ना। और सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, कि आपके कमरे की व्यवस्था कैसी रहती है। अगर आपके कमरे की व्यवस्था ऐसी है कि जिस चीज को, बुक्स को बुक शेल्फ में होना चाहिए वहां पड़ी है, कपड़ों को कपड़ों के पास होना चाहिए, कबर्ड में होना चाहिए वहां पड़े हैं, आपके बिस्तर पे चादर अच्छे से पड़ी है, तो ए ऑप्शन। अगर आपके कमरा 2 दिन ठीक रहता है, 2 दिन खराब हो जाता है, फिर आप सेट कर लेते हो, तो बी। और आपका कमरा जैसे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चप्पलें कहीं हैं, किताबें कहीं हैं, गए सो गए उठ के आ गए, तो सी ऑप्शन। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, आप जब अपने दोस्त को फोन करते हो तो उससे क्या कहते हो। अगर उससे ये कहते हो कि यार ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे चर्चा करते हैं, ये बुक मैंने पढ़ी, इस पे चर्चा करते हैं, क्या 1 मिनट के लिए आ सकते हो, वॉक पे चलेंगे और चर्चा कर लेंगे, तो ए ऑप्शन। और अगर आप कहते हो कि यार टाइम है, फ्री है हम, चलो पार्टी जाटी करते हैं, खा पी लेते हैं, थोड़ा खा के आते हैं, शर्मा की कलाड़ी अच्छी है ना, तो बी ऑप्शन। और सी में क्या आता है कि आप कहते हो कि चल यार आज मूड है, थोड़ा दारू पी लेते हैं, है ना, तो अल्कोहलिक होना, सी ऑप्शन। ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि जब आप परिवार के साथ बैठते हो तो किन बातों पे चर्चा करते हो। क्या अपने परिवार की चर्चा करते हो कि आप कैसे हो, मासी जी कैसी हैं, बुआ जी कैसी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, ये उनका क्या है, ए ऑप्शन। बी में राजनीति की बात करते हो, या ये करते हो कि उसने इतने पैसे कमा लिए, वो देखो बिजनेस कर रहा है उसने,
तो बी, और कुछ नहीं करते, बाहर में जाएंगे, घर वाले मैं साइड में बैठूंगा, सी ऑप्शन। 4 क्वेश्चन डिसाइड कर देंगे आपके। अगर आपका तीनों बार ए आया तो इट मींस यू आर सात्विक, और अगर बी आया तो इट मींस यू आर राजसिक, और सी आया तो तामसिक, है ना। और जिनका थोड़ा BBC करके ए आया या वैसा कुछ। हाँ, अब जिनमें 3 बार बी आया तो राजसिक, 3 बार ए आया, उसमें सत्व गुण की प्रधानता है, लेकिन राजसिक और तामसिक भी है। ठीक है, तीनों गुण रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में एक ही गुण है, ऐसा नहीं। गुण तीनों रहते हैं, तीनों रहते हैं, लेकिन वो कुछ निम्न अवस्था में रहते हैं, कुछ ज्यादा में रहते हैं। अगर आपका सिमिलर आया तो कभी सात्विक कभी राजसिक, ठीक है ना। तो ऐसी वृत्ति है आपकी। अब सात्विक वृत्ति को कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। सत्व वृत्ति वाला जो होता है वो सबके लिए भला सोचता है। वो कहता है समाज कल्याण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बच्चा गरीब है, इसको कुछ उसके पर्पसेस हल होने चाहिए। तो मोड ऑफ पैशन वो कहते हैं राजसिक वृत्ति को। तो मोड ऑफ लेजीनेस या डलनेस उसको कहते हैं तामसिक, है ना। अब इनकी प्रकृतियां कैसे होती हैं और इनके कार्य कैसे होते हैं। तो जो तामसिक वृत्ति वाले होते हैं, रात के 9 बजे के बाद ये बाहर निकलना शुरू हो जाए और इनका म्यूजिक होता है बहुत बैंग बैंग वाला, है ना। वो बहुत बड़े बड़े बूफर लगाएंगे, और 10 या 11 बजे गांधीनगर वाली साइड या कहीं जाएंगे, वो कुल्फी वाले का चल कुल्फी लेके आ, कुल्फी खाएंगे और फिर कहेंगे भाग यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे दिमाग में बड़े चेहरे बना रहे। तो ऐसा कोलाहल करने वाले, और जब 4 बजने लगे तो कहीं यार अब तो सोने वाला टाइम हो गया, अब तो सत्व वृत्ति वाले जागने वाले हैं, चलो सो जाए। तो 4 बजे के बाद टाइम शुरू होता है सात्विक वृत्ति वालों का। सुबह उठ के भजन लगाते हैं, सूदिंग म्यूजिक लगाते हैं, अच्छा सोचते हैं, घर के कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो बाकी लोगों के उठने से पहले हो जाएं, जो सही में कदर करते हैं। जैसे घर के बड़े हैं, वो आज भी उठते हैं, 4 बजे उठेंगे, गांव के लोग 4 बजे उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, गायों को पशुओं को चारा डालेंगे, उनका आधे काम के खेत में डालेंगे। आधे काम तब तक खत्म हो जाते हैं जब तक राजसिक वृत्ति वाले उठते हैं क्या, और तब गाने लगते हैं बॉलीवुड के। प्यार मोहब्बत के। बिल्कुल। तो ऐसा है। कैसे अब गाने तो अब मुझे इतने ध्यान में नहीं है, तो जो भी आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। अब सत्व वृत्ति का कौन सा फूड है, राजसिक का कौन सा, तामसिक का कौन सा, और कौन सा खाना चाहिए। देखिए, अगर जो भी फूड डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो रहे, प्रकृति से प्राप्त हो रहे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अपनी दालें, और आपका आ गया ज्वार, बाजरा, मक्की, है ना, गेहूं, चावल, ये सब सात्विक में आते हैं। और मीठे में गुड़ और फिर शहद, ये सब सत्व में आते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सत्व में ओनियन और गार्लिक भी आते हैं, वो क्यों नहीं खाने, है ना, वो क्यों नहीं खाने चाहिए, और खाने भी चाहिए तो क्यों। देखिए, ओनियन और गार्लिक में बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो मेडिसिन वाइज, अगर औषधि के तरीके से बहुत सही है। अगर आप किसी ठंडे इलाके में हो तो आपको वो खाने चाहिए, क्योंकि वो आपके शरीर को गर्म रखेंगे और हाँ, ऊर्जावान रखेंगे, तो वो खाने चाहिए। लेकिन रोज उसको ऐसे इलाके में या ऐसी अवस्था में रह करके कंज्यूम करना जहां पर सब सामान्य हो, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप रोज कोई औषधि खा रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ लोग खाते रहते हैं पूरे साल, नवरात्रों में क्यों बंद करते हैं, इसीलिए करते हैं, नवरात्रों में उपवास होते हैं, और उस समय हमें शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं चाहिए कि बार बार भूख लगे, तो इसीलिए उन्होंने इसको बंद किया कि तामसिक वृत्ति, साइंटिफिकली कह रहा हूँ, वैसे धार्मिक तरीके से और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन साइंटिफिकली जो प्रूफ हुआ है कि उसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसलिए दूर रखना है। राजसिक फूड क्या है, राजसिक फूड में आता है ज्यादा पका हुआ, मिर्च मसाले वाली चीजें, तड़के वाली चीजें, फ्राइड चीजें, या फिर आपका मीट आ गया, अगर आप मीट खाते हो, और फिर आपकी चाय आ गई, या फिर आपकी कॉफी आ गई। तो ऐसी चीजें किसमें आती हैं, राजसिक में, क्योंकि ये आपके अंदर पैशन की भावना क्रिएट करती हैं, कुछ एग्रेशन लाती हैं। आपने देखा होगा जो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं वो लड़ने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं, आ जाओ उसको मारते हैं, आ जाओ फाड़ देंगे, चीर देंगे, क्योंकि उनके अंदर वैसी वृत्ति वैसी होती है, वृत्ति वैसी बढ़ रही है। और फिर तामसिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति का कौन सा फूड है, जो फूड अल्कोहल से युक्त है ना, और अल्कोहल हो गया, और जो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड जिसको कहते हैं, बहुत दिनों से बना हुआ फूड, या फिर घर में पड़ा हुआ बासा फूड, यानी कि जो डोगरी में कहते हैं बेई रोटी, तो वो बासा फूड जो भी है उसमें भी तामसिक वृत्ति होती है, तो वो चीज आपने नहीं ग्रहण करनी। अब वेज और नॉन वेज को लेके ये है कि योगिक साइंस में कहा गया है कि जिस वृत्ति का, जिस गुण का आप खाना खाते हो, वैसे ही गुण क्या बनते भी हो, यू आर व्हाट यू ईट, राइट। तो आपको वैसे ही वृत्ति का कंज्यूम करना है। नॉन वेज क्यों नहीं खाना, कम क्यों खाना। देखिए, पहले
योद्धा जो होते थे, राजा महाराजा लड़ने जाते थे, तो जियोग्राफिकल कंडीशंस भी वैसी होती थी कि आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं होती थी और उनको वो खाना पड़ता था। अब कई देशों में अभी भी ये है कि 6 महीने के लिए बर्फ रहेगी, 6 महीने के लिए कुछ होगा, तो वहां वो चीजें नहीं मिलेंगी। इवन हमारे पहाड़ों में भी ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जो ज्यादातर प्रकृति से मिलती, कम मिलेगी, लेकिन ज्यादा एक्सेस में वही मिलेंगी। मीट हो गया, वो हो गया। तो जो आपकी भौगोलिक परिस्थिति भी मैटर करती है कि आप कहाँ हो। लेकिन अगर आपने योग में आना है, अगर आपने योग में करना है कुछ, तो स्पेशली आपको ये कहा जाता है, एडवाइस दी जाती है कि आपको सात्विक फूड ही खाना है। अब सात्विक फूड क्यों खाना है? क्योंकि जो ये तामसिक या राजसिक फूड है, इसमें 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। मैंने कहा ना कि हमारे अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई विटामिन डी खाओ, वो ये थोड़ी कहेगा सभी खा लो, है ना। तो वैसे ही जो मीट है, अच्छा, जो भी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, इनके अंदर 5 तरह की प्रकृतियां होती हैं, जैसे हमारे अंदर है। उनको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। काम डिजायर हो गई, क्रोध एंगर इश्यूज, ये उनमें भी है और हम में भी है। अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे तो उनमें हमारे अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको वो चीजें बढ़ानी है, जैसे कि आपको योद्धा बनना है और आपको यानी कि किसी देश को जाके जीतना है, तलवारों से काटना है, मरना है, तो आप वो चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है और अभी वो सिचुएशन नहीं है कि आपको वो चीजें करनी है, मारना है, काटना है। या फिर अभी अगर आप योग में हैं तो आपको वही चीजें कंज्यूम करनी है। पर ये जैसे आपने तीनों वृत्तियों के, एक आदमियों के, इंसानों की बात बताई, ये तीनों वृत्तियों के इंसानों को मेडिटेशन इनके लिए कितनी जरूरी है? हाउ अ पर्सन शुड मेडिटेट? ओके, देखिए, मेडिटेशन का हिंदी में अर्थ है ध्यान। अब आप कभी स्कूल गए होंगे तो आपको माता जी जाते समय आपको क्या कहती हैं कि बेटा ध्यान से जाना। ध्यान शब्द हमारे साथ तब से जुड़ा है। बिल्कुल। और हम ध्यान को जानते भी हैं कि ध्यान का मतलब क्या हुआ। ध्यान से जाने का क्या मतलब होता है कि मतलब देख, आज से आगे पीछे देख दुख के जाना, बस ये वो मतलब। तो ध्यान का मतलब है कि हम जहाँ बैठे हैं वहां मुझे चीज पता होनी चाहिए कि मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, जिसे आप कहते हो माइंडफुलनेस। कि मैं जिस जगह हूँ मुझे उस जगह की एक एक वस्तु के विषय में ज्ञान हो कि कब क्या हो रहा है और मतलब किसके साथ क्या हो रहा है, ये मुझे सब नॉलेज हुआ ना, माइंडफुलनेस। अब ध्यान का संस्कृत में योग सूत्रों में बात करते हैं तो उन्होंने कहा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी कि एक तानता, कॉन्टिन्यूटी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान का अभ्यास नहीं होता, ध्यान एक अवस्था है, एक सिचुएशन। ध्यान से पहले आती है धारणा। धारणा यानी कि टू अडॉप्ट करना, यानी कि मुझे उसको स्वीकार करना। तो जो स्वीकार करना है उसे कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी कि मैं अब एक जगह पर देखूंगा, कंसंट्रेट करूंगा, या मेरे जो गुरु हैं मैं उनका चेहरा अपने मन में कंसंट्रेशन लाऊंगा, या फिर कुछ हाइपोथेटिकली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा। हाँ, क्रिएट करूंगा। मैं करता हूँ हाँ, तो वो देखो, उससे हीलिंग भी होती है, सेल्फ हीलिंग होती है। तो जब वो सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि बार बार आपका बीच में बैरियर आते हैं, बीच में कटता है। वो क्या होता है कि याद आ जाता है किसकी आवाज थी, कौन बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, या मैं क्या कर रहा हूँ, वो कनेक्शन टूटता है। वो जो चीज है वो धारणा है। और जब कनेक्शन टूटना बंद हो जाता है, दैट इज ध्यान। और वो जो स्टेट है उसमें आप इतने कॉन्शियस नहीं होते, उसमें आप और वो सामने वाला है वही चल रहे होते। तो ध्यान की जो कंडीशन है, करना कैसे है, अगर आप सिंपली यहाँ बैठे या कहीं भी आप बैठते हैं, कोई जो बिगिनर है चुपचाप अपने स्थान पे बैठ करके आंखें बंद करके आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, ये किसी पानी की आवाज हो सकती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे ध्यान लगाऊं तो मुझे क्या करना है, आंखें बंद करके हाथ खुले रखें या ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा यानी कि इंडेक्स फिंगर और थंब आपके मिले हुए, रेस्ट फिंगर सीधी हुई है ना, यहाँ पे रख के अपने घुटनों पे रख के सीधा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी, आपके शोल्डर नॉर्मल, फेस लिटिल अप टर्न, और आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है बस आपको नोटिस करना है। नोटिस करना है, लेकिन उस पे आपको विचार नहीं करना, उस पे ये नहीं कि क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। बस नोटिस ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी, एवरी सेंसेशन जो आपके पास हो रही है वातावरण में, नोटिस करना है। धीरे 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 जब वो नोटिस होगा, जब आपको पता चल जाएगा ये चीजें हो रही है, फिर धीरे धीरे श्वास पे आपको ध्यान देना है कि श्वास कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे अपना एग्जिस्टेंस, मेरा पृथ्वी के साथ जो टच हो रहा है, जब आपका ये परफेक्ट हो गया, जब इसमें परफेक्शन हो गया, जब इसका आप 10 या 15 मिनट ये आपका लगना शुरू हो गया, फिर आप टर्न करते हो मंत्र ध्यान की तरफ। मंत्रोच्चारण, श्वास के साथ अगर मंत्रोच्चारण करना है तो शांत होकर बैठ के जब आप श्वास भर रहे हो उसके साथ साउंड होती है, आप अगर एनालाइज करो, सो की साउंड होती है।
और जब छोड़ते हो हम, सो हम, तो इसी को बार बार रिपीट करना, सो हम सो हम सो, तो ये ओम का साउंड भी करता है आगे जाकर के। तो ऐसे धीरे धीरे अपने ध्यान को परिपक्व करना। फिर क्या होता है कि एक मेडिटेशन आती है कल्प वृक्षा, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। उसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, जैसे मेरे शॉर्ट टर्म एक दिन का भी हो सकता है। मेरे आज सुबह का गोल ये है, सुबह बैठ गए, सुबह उठे, एनालाइज योरसेल्फ कि आज मेरे 2 घंटे का ये गोल है, देन आफ्टर 3 घंटे में मुझे ये चीजें करनी है और पूरा दिन में मुझे क्या करना है। ये आपकी सुबह की प्रिपरेशन होगी, मेडिटेशन होगी। और जब आपने पूरा कुछ कर लिया, रात को 5 मिनट बैठ करके एनालाइज कर लो आंखें बंद करके कि मैंने क्या सोचा था, क्या किया था। सेल्फ मोटिवेट होना, अपने आप को जानना, अपनी परिस्थितियों के साथ कॉन्शियसली बिहेव करना, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना। तो जैसे आपने मुद्रा बताई, तो ये जो मुद्रा, आसन या फिर योगा, डिफरेंट बीमारियों में इनसे हेल्प मिलती है या बीमारियां ठीक होती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आसनों को बनाया गया था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ना। तो आसन का अगर मतलब समझे योग सूत्र में, तो उन्होंने कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, कि स्थिरता से सुख पूर्वक आप किसी भी स्थिति में बैठे हैं वो आसन है। जैसे आप इस अवस्था में बैठे हैं, अगर इसी अवस्था में आप 3 या 4 घंटे बैठ सकते हो तो इट मीन्स यू आर इन आसना, है ना। आसन बनाए किसी लिए हैं। 90s वाले बच्चे जानते होंगे, जो देख रहे हैं, जो हमारे जो बुजुर्ग देख रहे हैं, कि हमारे घर में क्या होता था, एक एंटीना और टीवी होता था। बिल्कुल। तो एंटीना का अगर एंगल खराब हो गया, दिशा में नहीं है, रेडियो तो चलता ही नहीं था। टीवी चलेगा, है ना। तो सेम वैसा है, ये जो हमारे बॉडी के अंग हैं, पार्ट्स हैं, ये एंटीने का काम करते हैं। जिस दिन ये खराब दिशा में होंगे, मुझे बताइए कि आप सही तरीके से सोच सकते हैं? अगर आपका पैर टूटा हो तो आप सोच सकते हैं? अगर आपके कंधे में दर्द हो तो सोच सकते हैं क्या? तो आसना एंटीने का काम करता है। आसना आपके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को सही दिशा में लाता है, और जब सही दिशा में लाता है, फिर आप एक जगह पर बैठ करके ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लेते हो। जिस तरह से एंटीना जब सही दिशा में होता है और एक जगह पे बैठ करके पूरे विश्व को एक टीवी में देख लेते हैं। पर क्या क्या कुछ आसन हम लोगों को बता सकते हैं जिससे कुछ बीमारियां रहित वो रह सके? आसन काम क्या करता है? आसन बेसिकली कोई योगी होता है, देखने वाले तो कहते हैं कि शरीर को तोड़ रहा है या मरोड़ रहा है, लेकिन आसनों में 3 चीजों का काम होता है। एक आपका ब्लड फ्लो का, कि हम ब्लड फ्लो को कैसे चैनलाइज कर रहे हैं। तो हम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी को पता है कि आपके शरीर के अंदर अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहा तो आपको कुछ नहीं हो सकता। जब ब्लड फ्लो में कुछ बैरियर्स आते हैं, जब उसमें कुछ कमियां आती हैं, तो बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो आसनों की मदद से हम अपने ब्लड फ्लो को चैनलाइज करते हैं। अब आसनों में 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक आपकी जो प्रोसेस हो रहा है, एक आपके श्वास, और एक आपकी कंसंट्रेशन। जिस जगह पे आप आसन का अभ्यास कर रहे हो वहां पे कंसंट्रेट करना, श्वास कैसे ले रहे हैं और आपके शरीर की स्थिति कैसी है। अब जैसे आपके मस्तिष्क से संबंधित जितने रोग हैं, जैसे हमने मेंटल स्ट्रेस की कहा, या फिर आज बहुत एक फेमस चीजें हैं, बालों का झड़ना। अब वो आदिवासी चीज तेल, ये वो बड़े बड़े ब्रांड, जिनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं, हाँ, तो वो तेल लगा रहे जाती है। हैं, तेल लगा रहे हैं। कुछ लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद क्या करवाते हैं? वो पीआरपी करवाते हैं। पीआरपी में क्या होता है कि यहाँ का ब्लड लेके, कहीं का भी शरीर का ब्लड लेके शरीर में डाला जाता है। अब आसनों में अगर जिनके बाल, आपने देखा होगा, योग करते हैं, बहुत कम लोगों के बाल झड़ते हैं। उनके लिए कौन सा आसन होता है? हाँ, उनके लिए जितने भी आसनों में आपका सिर नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे शीर्षासना हो गया, है ना, अधोमुख स्वान आसना, जिसे पर्वत माउंटेन पोस्चर कहते हैं, या पश्चिमोत्तानासना, शशांक आसना, जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन। अब फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन में हमें लग रहा है कि व्यक्ति फॉरवर्ड बेंड होके पड़ा है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया कि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो आगे की तरफ हो रहा है, और उसके सिर में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो का वो चैनल कर रहा है, चैनलाइज कर रहा है अपने उसको। और जिसने ये कर लिया, उसको आंखों की समस्याएं, उसको मस्तिष्क से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, बालों की समस्याएं, चेहरे पे ग्लो रहना, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। वैसे ही पेट की समस्याएं, जब कोरोना वायरस आया तो क्या चीज चली कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। सो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए योग के आसनों ने कैसे हेल्प किया? कैसे? है ना, जैसे हमने जो भी आसन किए जो हमारे पेट पर इफेक्ट डालते हैं। पेट पे इफेक्ट कौन कौन से डालते हैं? नौका आसन हो गया, है ना, नौका आसन के साथ धनुरासन हो गया, धनुर के आसन के साथ आपका एक मत्स्य आसन हो गया। जो भी आसन आपके पेट पे इफेक्ट डाले, तो पेट को जो प्रेशर डालें, पेट की तरफ ब्लड फ्लो को लाएं। अब नौकासन में क्या होता है कि आपके शरीर की स्थिति ऐसी होती है, पांव उठे हुए होते हैं, सिर उठा हुआ होता है, और आपका ब्लड फ्लो सारा
पेट की तरफ जा रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी। खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन करना चाहिए ये तो पता होगा आपको, बताएं प्लीज। वज्रासन कहते हैं ना, एक ही आसन है जो खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन की स्थिति कैसी होती है कि पाँव को फोल्ड करके आपने उल्टा बैठना है। उल्टा बैठ के होता क्या है कि हम अपने जो ब्लड फ्लो है वो नीचे की तरफ उसको लॉक करते हैं और सारा ब्लड फ्लो यहाँ फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि अपना पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, खाना डाइजेस्ट होता है। वैसे ही कोई भी बीमारी है, ब्लड फ्लो को आसन की मदद से हम वहां चैनलाइज करते हैं और उस चीज को, उस एरिया को एक्टिवेट करते हैं या उस एरिया को फ्रेश करते हैं या उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन हम अच्छा कर देते हैं, जिससे कि आसना हेल्प करते हैं किसी भी बीमारी में हील करने के लिए। गले से संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए जितने भी आसनों में गले पे स्ट्रेच पड़ता है, सर्वांग आसन हो गया, मत्स्य आसन में भी पड़ता है, फिर सेतुबंध सर्वांग आसन हो गया, सिंह आसन हो गया। तो ऐसे आसनों के नाम हैं जो पर्टिकुलर एरिया पे आपको प्रेशर करते हैं, फोकस करते हैं, श्वास कैसे लेने हैं वो डिसाइड करते हैं। तो मतलब योगा से जो है ठीक सब कुछ होगा। हाँ, योग से पर्टिकुलर बीमारी नहीं कह सकते, योग से ओवरऑल ठीक हो जाओगे। मतलब आपको बीमारी होगी ही नहीं, नाम तो छोड़िए। कितने योगी हैं, जितने भी हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि स्वामी शिवानंदा, हाँ, शिवानंदा जी वो 123 साल के हैं, उनको बीमारी हुई नहीं। पद्मश्री अभी जो है वो दिया गया था 2022 में, और वो कहते हैं कि वो योगा की वजह से, मतलब योगा जो है वो रिवर्स एजिंग करता है। मैं बताता हूँ आपको, योग एक तो हमारा योग का मतलब आज से आपको ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ, ओके। अब उसमें आयाम है, जैसे हमने अष्टांग योग की बात की थी, यम नियम आसन। अष्टांग योग है क्या, मैं बता देता हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, यम। यम का मतलब है आपको आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे डील करना है, पहले आपको वो आना चाहिए। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि अन्य लोगों के साथ कैसे डील करना है, उस दिन फिर आप स्वयं को समझोगे बाद में, है ना। तो पहले कौन कौन सा बताया हमने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस। सत्य क्या है, सही सत्य बोलना, जो एक्चुअल कंडीशन है वैसा बोलना। अस्तेय क्या है, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्म के अनुसार आचरण करना, जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से फॉलो अप करना, जैसा ब्रह्मचारी का भेष होता है वैसे। और योग सूत्र को पढ़े तो वहां कहा गया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य इज इक्वल टू बल। वीर्य किसको कहते हैं, स्पर्म को, और वो एनर्जी है। अगर उसकी रक्षा करोगे तो ब्रह्मचारी क्या होता है, एक बहुत एनर्जी मतलब गुणवान होते हैं। जैसे पहलवान होते हैं, पहलवानों को देखा है आप कितने एनर्जी से भरे होते हैं। तो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा। प्रेमानंद जी महाराज भी तो है वृंदावन वाले, जो कि ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा प्रमोट करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए। और अपरिग्रह यानी कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ना रखना, क्योंकि इकट्ठा करके रखोगे तो फिर आप में वो अटैचमेंट आ जाएगी। जिस दिन अटैचमेंट आएगी तो उस दिन आप अपने आप को तो जान ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि वो अटैच तो किसी और चीज के साथ। पहला स्टेप ये कर लिया तो वेलकम टू योग। अब स्वयं को जानो। स्वयं को जानने के लिए क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है, क्लीनिंगनेस, अपने आप को साफ रखना। बाहर से नहीं रखना, बाहर से चमक गए अंदर कुछ और भरा हुआ है। मन कर्म वाणी से अपने आप को साफ रखना। संतोष, पेशेंस, योगी में पेशेंस होनी चाहिए, जो आज के जमाने में बहुत कम है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि 5G का जमाना है तो हर चीज हमें बहुत जल्दी चाहिए, उसके लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। तो संतोष, पेशेंस चाहिए। तप, पेनेंस जिसको कहते हैं, तप का मतलब तपस्या करना, जो आप कर रहे हैं अपनी फील्ड में, मैं कर रहा हूँ अपनी फील्ड में, लोग कर रहे हैं अपनी फील्ड में। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, जिस चीज को आप अभी कर रहे हैं उसके लिए आपको नॉलेज तो होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और ईश्वर प्रणिधान जो सबसे जरूरी है, आज के जमाने में नहीं है। ईश्वर प्रणिधान यानी कि अपने आप को समर्पित कर देना अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने जिसको आप फॉलो करते हैं उसको, कि अब यही है जो कर पाएंगे, मेरा काम है काम करना। देन आफ्टर दैट आसना, देन प्राणायाम, जिस चीज को हमें डिस्कस कर कैसे 123 साल की उम्र, जैसे हम कहते हैं हमारे ऋषि मुनि 250 साल जीवन जीते थे, 300 साल जी, पतंजलि मुनि तो 500 से 1000 साल। ऐसा हो सकता है क्या? देखो, बहुत आराम से हो सकता है अगर हम इसको फॉलो अप करें। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, हर व्यक्ति अपने अनुसार श्वास को लेता है। मैंने पहले भी कहा कि बुजुर्ग इतने साइंटिफिक थे कि हम उन चीजों को भूल रहे हैं। किसी की मृत्यु होती थी गांव में, तुम्हारे बुजुर्ग डोगरी में क्या कहते थे कि उदय साह खत्म हुई है, कहते थे कि नहीं? वो ये नहीं कहते थे मर गया, जो हम आज कहते हैं। बिल्कुल, वो कहते थे उदय साह खत्म हुई है, यानी कि उसके श्वास खत्म हो गए, उसका कंट्रोल अपने श्वास से चला गया, वो मर गया। वैसे ही जितने भी, ये प्रैक्टिकली
जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, वो अपने अनुसार श्वास को लेते हैं। उनकी एक टाइम लिमिट है बिल्कुल। और उनकी एज है। जैसे कुत्ता जो है वो 1 मिनट में 18 से 30 बार इनहेल करेगा, सिर्फ इनहेल। और उसकी एज कितनी है? 20 साल। 20 साल से ज्यादा वो जिएगा नहीं। हम लोग इंसान जो है वो 1 मिनट से 12 से 20 बार इनहेल करेंगे। इसको आप चेक कर सकते हो कहीं भी। और हमारी एज कितनी प्रेडिक्टेड है? 100 साल। और जो अच्छा कंट्रोल है जिसपे, वो 100 से अधिक जा सकता है। और एक कछुआ 1 मिनट में 3 बार इनहेल करता है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 4 बार करेगा। और सबसे वो जो बूढ़ा कछुआ है, उसका नाम भी जॉनसन कुछ है, और वो 350 समथिंग का है, 250 या 350 उसकी एज है। तो जितने हम इनहेल करते हैं, जैसा हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है, उतनी हमारी एज होगी। जितना गहरा ब्रीदिंग प्रोसेस होगा, उतनी गहरी सोच होगी और उतनी लंबी उम्र होगी। देखिए, जब आप कंफ्यूज होते हो, सपोज आपका पहला स्टेज शो था, आप कंफ्यूज थे, तो क्या हो रहा था? ब्रीद इन ब्रीद आउट, घबराहट होती है। फिर आपने क्या किया? टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, चलो कर लेते हैं जो होगा। तो गहरी सांस का और सांस पे कंट्रोल होने का बहुत महत्व है। और ये चीज किसने जानी? ऋषियों ने। और उन्होंने आसनों को करो किसके लिए? शरीर को फिट रखने के लिए और आगे अपना लंबा जीवन जीने के लिए, उसके लिए प्राणायाम अभ्यास। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1 मिनट में कछुआ जो है वो 3 इनहेल कैसे ले सकता है। अभी साइंटिफिकली इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए, अभी अगर आपने करना है तो कर सकते हैं। जैसे आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है? मैं पहले 4 गिनूंगा, 4 सेकंड गिनूंगा, आपको सिर्फ इनहेल करना है। ठीक है। देन मैं 12 गिनूंगा, आपको रोक के रखना है। देन फिर से मैं 4 गिनूंगा, आपको श्वास को छोड़ देना है। और फिर से मैं इस प्रोसेस को दोहराऊंगा। 3 बार करना है हमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड जस्ट रिलीज। अपने श्वास को नॉर्मल कर लेंगे ना। नॉर्मल हो गए ना। नाउ इनहेल 1 2 3 4, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ एक्सेल 1 2 3 and 4। फिर से लंबी सांस भरो। 1 2 3 4, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ एक्सेल, लंबा सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 एंड लास्ट टाइम अगेन टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। 1 2 3 and 4। स्टॉप हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ एक्सेल। तो 20 सेकंड ये हमने जल्दी जल्दी किया है, लेकिन इसको आप आराम से कर सकते हो। और कितना? 20 सेकंड 3 बार किया। हाँ। कितने बार इनहेल किया? 3 बार किया, है ना। तो कछुए के बराबर तो कर रहे हैं, तो इतनी एज भी हो सकती है। इसी चीज को समझा किसने? ऋषियों ने, मुनियों ने। पहले मैं कहूंगा, पहले कहते भी थे ना कि द्वापर युग में नहीं, पहले सतयुग में 1000 साल जीते थे, द्वापर में 500, फिर त्रेता आया 250, अब कलयुग है तो 100 साल। हाँ। और हम 100 भी नहीं जी रहे, क्योंकि अब हमारा खान पान अलग हो गया और हम किसी की बात को मानना नहीं चाहते। शास्त्रों को स्वाध्याय हम कर नहीं रहे हैं और अपने बुजुर्गों से ज्यादा हम गूगल पे भरोसा कर रहे हैं। मेरे माता पिता जो कह रहे हैं, मेरे दादा दादी जो कह रहे हैं, वो गलत है। देखो गूगल ने क्या कहा है, जबकि उनको पता नहीं है गूगल में मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति या उनके जैसा ही कोई व्यक्ति उसको विकिपीडिया पे एडिट करके डाल सकता है। लेकिन वो माता पिता पे, उनके एक्सपीरियंस पे कम भरोसा करेंगे और गूगल पे ज्यादा करेंगे। जिस दिन से ये हुआ, उस दिन से हमने अपनी ऑथेंटिसिटी को खो दिया। उस दिन से हमने अपने सही तरीके जीवन जीने को खो दिया। और प्राणायाम यही करता है। एक तरीका मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बताया। अब इसमें रेशो बढ़ते जाते हैं। जैसे एक योगी परिपक्व होता है, यानी कि एक योगी बहुत परफेक्ट होता जाता है, तो उसका टाइम बाउंड कम होता जाता है। तो ये जो चीज आपने मेरे को सिखाया, अगर मैं ये करता रहूंगा तो मुझे अपने श्वास पर, मैं कह रहा हूँ, आप अगर इसको कंट्रोल 1 महीना भी करोगे तो आप अपनी जिंदगी का 1 साल बढ़ा लोगे। क्या बात है। और अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हो तो कम से कम 10-20 साल तो आप बढ़ा ही लोगे। और जैसे श्वास होंगे, आपकी प्रकृति वैसी होगी। आपने देखा होगा कि जिस भी कंडीशन में आपके श्वास गहरे चल रहे, जो मूवमेंट आपको सबसे प्यारा होता है ना, उस मूवमेंट में अपने श्वास चेक करना। और जो मूवमेंट आपको सबसे बेकार लग रहा होता है ना, उस मूवमेंट में अपनी श्वास चेक करना। कैसा होता है बताना। तो आपकी कभी लड़ाई हुई होगी? हाँ, हुई होगी कभी। आज कल होती। ठीक है,
तो उस समय आपकी ब्रीदिंग सिस्टम कैसी होती है? घबराहट से भरी, घबराहट से होती फास्ट, आप बोलते भी हो तो फास्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और जब आपके पास कोई आपका चाहने वाला बैठा होता है ना, जिससे आप प्रेम करते हो, माता जी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, रिलीफ अपने ब्रीथ सिस्टम को चेक करना। तो आपकी आयु निर्धारित करने वाले आपके श्वास हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप लंबा जीवन जिएंगे। जैसे स्वामी शिवानंदा जी जी रहे हैं, 130 वैसा आप भी जी सकते हैं, इससे ज्यादा जी सकते हैं। यानी कि योग जो है आपको रिवर्स एजिंग करने में जरूर मदद कर सकता है और आयु बढ़ाने में भी। क्या बात। आप तो जैसे इंटरनेशनल टूर्स भी करते रहते हैं, अभी रशिया किया आपने, और कहाँ गए थे आप? मैं अभी रशिया ही था, पहला मेरा ये इंटरनेशनल। रशिया ही था आपका। तो जैसे बाहर में आजकल देख रहा हूँ अंग्रेज लोग, खासतौर पर ऋषिकेश में मैं देख रहा हूँ वीडियोस वायरल होती है, वहां पर बैठकर योग कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं। बाहर के लोग योगा के अंदर, योग के अंदर ज्यादा आ चुके हैं, मतलब इंस्पाइट ऑफ कि भारत को ज्यादा आना चाहिए था। यस, है ना? अब इसमें क्या है कि मैंने जैसे आपको कहा कि योग का पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम। अब आ जाओ योग के अनुशासन में, डिसिप्लिन में आओ। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पूरे जीवन को देख लिया था। वैसे ही अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की कंट्रीज कैसी हैं? डेवलप्ड है। सब देख लिया उन्होंने, सब देख लिया ना, थक गए कि ये तो है ही नहीं एक्चुअल जीवन। फिर एक्चुअल जीवन देखने के लिए कहाँ आए? भारत। तो जब भारत में आए, जब भारत के ऋषियों मुनियों ने कहा कि भाई यही एक्चुअल जीवन है भाई, फिर यहाँ पे बिल गेट्स भी बैठा, नीम करोली बाबा गए, फिर मार्क जगोरबर्ग भी बैठा, फिर उसने जीवन को लीड भी किया, पूरे देश को, पूरे संसार को लीड कर रहा है। तभी मैं कहता हूं कि संसार को लीड करना है तो योग में आओ। अगर स्वयं को ही पथभ्रष्ट करना है और जिसको कहते हैं ना हाइपोथेटिकली जीवन जीना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को चैनलाइज करना है, अगर समाज को सही दिशा दिखानी है और सही जीवन जीना है, योग में आओ, यही उत्तम रास्ता है, यही सही रास्ता हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। अच्छा, आप जैसे आपकी सोच इस तरह की है, धारणा अलग अलग चीजों को लेकर, आप किसी योग गुरु, धर्म गुरु या फिर स्पिरिचुअल गुरु किसी को फॉलो करते हो? ओशो को सुनते हो? हाँ, ओशो के बारे में क्या थॉट्स है आपके? देखिए, ओशो रियलिटी को बताते हैं, जो रियलिटी है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जगहों में वो रियलिटी भी आपको सही नहीं लगती, क्योंकि योगी जो होता है वो व्यवहार कुशल होता है ना। योगी मुंह फट नहीं होता। वो योगी हैं या हुए हैं, बहुत लोग जिस व्यक्ति जो को मानते हैं, हाँ बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो वो योगी तो हैं ही, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो गुण है। ऐसे थोड़ी मुझे और किसी थर्ड क्लास व्यक्ति को कोई 4 लोग फॉलो कर लेंगे। नारे उसी के लगते हैं जिसमें कुछ होता है, ऐसे नहीं होता। ओशो को फॉलो करने वाले असंख्य लोग हैं, क्योंकि उन्होंने रियलिटी को समझा। उन्होंने शर्म को एक तरफ रखा, कर्म को एक तरफ। किताब भी है ना, संभोग से समाधि तक। उनका कहना ठीक है, लेकिन योग के भी मैंने कहा अलग अलग पायदान हैं, अलग अलग रास्ते हैं। कुछ लोगों को वो चीजें सही नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को सही लगती हैं। अब जिन लोगों को सही लगती हैं वो उस तरफ हैं, वो मानते हैं। अब कुछ एंगल से ओशो जो रियलिटी बताते हैं वो सही है, लेकिन कुछ आपकी पर्सनल रियलिटीज ऐसी होती हैं जो सामाजिक अवस्था में या सामाजिक एरिया में आपको वो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बहन बैठी है, बेटी बैठी है, आप जिससे प्रेम करते हैं वो बैठी है, माता बैठी है। तो उन जगहों पे हमें, मुझे लगता है कि एक दायरे में रहना चाहिए। और योगी व्यवहार कुशल होता है, उसे पता है किस जगह पे क्या बोलना है, किस सिचुएशन में कैसा एक्ट। जैसे कि आपने कहा कि योग का मतलब ही यही है, पर्सनैलिटी एक तरह से डेवलप करना। हाँ, तो अगर ओशो को फॉलो करते हैं करिए, लेकिन अपनी सामाजिक समरसता और सामाजिक अवस्थाओं को, व्यवहार कुशलता को भी बना के रखिए, किस जगह क्या बोलना है। ज्यादा मुंह फट होने की जरूरत नहीं है, अपना जीवन जिए और जिससे दूसरों का लाभ हो सके उसके लिए कार्य। बाबा रामदेव जी को फॉलो करते हैं, वो तो मतलब ऐसे इंसान है कि मैं खुद योगा के बारे में जब जाना तो बाबा रामदेव के जरिए जाना। जी बिल्कुल। अब ये तो किसी भी प्रश्न के निसंदेह ये कहना चाहिए कि बाबा रामदेव ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने घर घर तक योग को पहुंचाया, है ना। योग का एक रॉ फॉर्म क्या है भाई, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये बाबा रामदेव ने धड़ल्ले से सबको बताया। अब बाबा रामदेव जी की पॉलिसी कुछ लोगों को समझ नहीं आती, या कुछ लोग समझना नहीं चाहते, कुछ लोगों कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने गलत, उन्होंने अभी जैसे पतंजलि का चल रहा है कि वो अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं आयुर्वेद को लेकर, जो कि गलत है। तो वो क्लियर। तो योग पद्धति में या सनातन पद्धति में 3 तरह के जिनको कहा जाता है त्रियोग, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष। इन तीनों का अगर मिश्रण हुआ, जिस तरह से अगर आपके शरीर को एक अवस्था में रखना है ना, तो 3 फल खाने चाहिए, जिसको त्रिफला कहते हैं, आपने सुना होगा। त्रिफला में क्या होता है? हरड़, आंवला और बेड़ा।
तो वो क्या करता है, आपके जितने अंदर के जो गुण है ना, सत्व रजस तमस, और वात पित्त कफ, उन तीनों को सामान्य करता है। तो वैसे ही ये त्रियोग है, योग आयुर्वेद ज्योतिष। बाबा रामदेव जो फॉलो कर रहे हैं वो सही है। योग उन्होंने सिखाया, आयुर्वेद, आयुर्वेद का नाम सिर्फ दवाइयां ही नहीं है, आयुर्वेद आप खाना कैसे खा रहे हैं, आपको कब क्या खाना है, ये भी आयुर्वेद बताता है। और आयुर्वेद के अंतर्गत या आयुर्वेद के अनुसार अगर आप जीवन जी रहे हो, अगर खा रहे हो, तो कभी आप बीमार तो होगे ही नहीं। आयुर्वेद में स्वस्थ की धारणा क्या है, आप जानते हैं आयुर्वेद में स्वस्थ किसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा था कि आपके नाम में ही आपका अर्थ और आपका व्यवहार भी उसी में सब कुछ है। स्वस्थ का क्या मतलब है? स्वस्थ आप बताएं। स्वस्थ दो संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, स्व और स्थ। स्व यानी कि मैं, स्थ यानी कि स्थित। अगर मैं स्वयं में स्थित हूं तो मैं स्वस्थ हूं। अदरवाइज मेरे बड़े बड़े डोले हैं, या मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूं, या मैं स्प्लिट अच्छा करता हूं और मैं स्प्लिट करके या डोले दिखा के किसी को गालियां निकाल रहा हूं, तो मैं स्वस्थ नहीं हूं। अगर मैं किसी की लाइफ के विषय में चर्चाएं कर रहा हूं और उसकी निंदा कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं। मैं स्वयं को जानता हूं, मैं स्वयं में हूं, स्वस्थ हूं। वहीं आयुर्वेद में स्वस्थ को किसको कहते हैं? सम दोष, सम धातु, सम अग्नि, मल क्रिय, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। यानी कि आपके सम दोष, दोष किसको कहते हैं? बात पित्त कफ। मैंने बताया हमारे अंदर त्रिदोष रहते हैं, बात पित्त कफ। ये अगर सम अवस्था में, ना ज्यादा है ना कम है, सम अवस्था में, सम धातु, अगर आपके अंदर जितने एलिमेंट हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तो अगर ये सम अवस्था में है तो आप स्वस्थ हैं। सम धातु, सम दोष, सम अग्नि, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, यानी कि ज्यादा उग्र नहीं है, कि कुछ लोगों को ज्यादा भूख लग जाती है ना, कि मुझे बार बार भूख लग रही है, तो इट मीन्स उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत उग्र है, एग्रेसिव है, तो उसको समावस्था में रखना है ना। मल क्रिय यानी कि आप जो खा रहे हैं वो आसानी से निकल रहा है, तो आपका शरीर ठीक है। अगर वॉशरूम में बैठ करके आपको आधा पौना घंटा लगाना पड़ रहा है, तो इट मीन्स आप ठीक नहीं हो, स्वस्थ नहीं है। और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, अगर आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों आपके स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, तो आप स्वस्थ हैं। ओके, तो ये स्वस्थ कहा, ये किसने कहा? आयुर्वेद ने। तो वही रामदेव ने सबको आगे, या बाबा रामदेव जी ने सबको बताया कि आयुर्वेद क्या है। अब आयुर्वेद क्या है उस बताने के विषय में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे। और ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब सिर्फ कुंडली देखना नहीं है। ज्योतिष को कहते हैं काल विधान शास्त्र। कौन सी चीज कब करनी है, कब मुझे क्या करना है, कब मुझे खाना है, ये ज्योतिष बताता है। किस अवस्था में मुझे क्या कार्य करना है। तो ये त्रियोग है, यानी कि योग, आयुर्वेद और ज्योतिष। जिसने ये तीनों फॉलो किए उसे त्रियोगाचार्य कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं ना ये सवाल स्पेशली उन कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लड़के लड़कियों के लिए पूछना चाहूंगा जो 9 to 5 जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो क्या कोई ऐसा क्विक योग आसन है जिनकी वजह से वो थोड़ा फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट वाले मेरे भाइयों बहनों से मैं ये कहूंगा, उनको बुरा भी लगेगा कि कॉर्पोरेट के लाइफ में आपके पास योग करने के लिए या आपको फिजिकली फिट करने के लिए जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन सैटरडे नाइट पार्टी करने के लिए आपके पास टाइम, ठीक है, ये जवाब है। आपके पास टाइम है लेकिन अपने लिए नहीं। आपके पास टाइम है तो शो ऑफ करने के लिए, सीधी सी बात है। अगर आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन अगर आप अपनी या अपने घर वालों की फिक्र करते हैं जिनके लिए आप कमा रहे हैं, या आप अपने समाज की फिक्र करते हैं, तो अपनी फिक्र करना शुरू कर जाइए। क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो आपके घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। अगर आप अपने परिवार की चिंता करते हैं, अगर आप अपने समाज की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो कमा रहे हैं, अगर उनकी चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, तो अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप स्वयं स्वस्थ होंगे तो आपके परिवार का माहौल स्वस्थ रहेगा, और अगर परिवार का माहौल स्वस्थ रहेगा तो लोकेलिटी और फिर समाज, और फिर समाज से देश बनता है। तो इसीलिए स्वयं को स्वस्थ रखोगे तो ही आपका देश स्वस्थ रहेगा, मेरा ये मानना है। तो कारपोरेट मेरे भाइयों और बहनों, अगर रात को पार्टी लेट नाइट होती हैं तो 1 घंटा कम करके जल्दी सो के सुबह उठ के, मोबाइल आप सभी के पास होंगे, आप सबने महंगे फोन रखे होंगे जिनकी बैटरी बैकअप भी ज्यादा हो, उसके लिए उनको चार्ज करने के लिए 1.5 घंटा तो लगता होगा, है ना। तो अगर मोबाइल पिछले 2 साल से 3 साल से आप चला रहे हैं, उसके अलग एल्गोरिदम आप समझ गए हैं कि इसको चार्ज करना है, इसकी मेमोरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन आप पिछले 30 साल 40 साल से अपने शरीर को चला रहे हैं और इसका मैनुअल आपने पढ़ा ही नहीं, इसको क्या चाहिए आपने कभी किया ही नहीं, इसको चार्ज करने के लिए क्या एक्टिविटीज करनी है वो आपने किया ही नहीं। अगर अपनी केयर करते हैं
समाज की केयर करते हैं और स्पेशली परिवार की केयर करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं, तो अपनी केयर कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। और योग को अगर ना ही करना चाहते हैं तो कम से कम जिम को कीजिए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, योग अभ्यास कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, समाज के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी है। तो उनको एक बार आप भी समझा दीजिए। आपका कोई भाई बहन या कजिन तो कॉर्पोरेट में नहीं ना हाँ जिसको इसके जरिए आपने लताड़ दिया। बिल्कुल। और है? ऐसे लोग बहुत हैं कि हम्म, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मतलब अभी तुम बैठ के चाय की टपरी पे आधा पौना घंटा तुम बर्बाद कर दोगे, अभी तो टाइम था। सही हैं, बात। तुमने प्लान्स बनाए कि हम इस टाइम पे पार्टीज करेंगे, आधा पौना घंटा बिना वजह की बातें करेंगे, वो भी तो है, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालेंगे। तो समय है, बस हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, सीधी सी बात। क्या बात है यार, क्या बात है। लेकिन सीरियसली मतलब आज की ये कन्वर्सेशन और आज के पॉडकास्ट मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना। मैं कहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा ना कि योगा सिर्फ आसनों से जुड़ा हुआ नहीं है, योगा का मतलब है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो मुझे लगता है कहीं ना मुझे वो दिव्य दृष्टि आ रही है और वो दिशा दिख रही है कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ कहना चाहेंगे अंत में? अंत में यही कहूंगा कि जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, तो उन्होंने पूरा पॉडकास्ट अगर सुन भी लिया होगा तो वो यही कंक्लूजन पे निकले होंगे, तो क्या करें। तो सिंपल सी बात है, खुद को एनालाइज करना शुरू करें, अपने पास एक डायरी रखना शुरू करें, आप क्या कर रहे हो पूरा दिन एक बार नोटिस करना शुरू करें, और उसमें आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, खुद को एनालाइज करो। बाकियों को एनालाइज करने के लिए और लोग बैठे हैं। जिस दिन आपने खुद को एनालाइज किया, खुद के बारे में जानना शुरू किया, आपका गोल, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस चीज में अच्छे हो, आपके स्किल्स किस ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिस दिन वो आपने पकड़ लिया, कुछ नहीं होगा, उस दिन आपकी जय जयकार होगी, आपके पीछे चलने वाले लाखों करोड़ों लोग होंगे। बस इस चीज को जानना है, और नौकरी के पीछे मत भागिए। डोगरी में एक कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, त्रिग नौकरी ते पिख द्वार, है ना। तो उत्तम खेती इसीलिए कहा जाता था कि उस समय खेती एकमात्र साधन होती थी समाज का कल्याण करने के लिए, जो आज भी है। ऑर्गेनिक फूड, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हो तो आप कल्याण कर रहे हो समाज का। अपना पर्पस जानिए, अपने लक्ष्य को ढूंढिए, अपने ऊपर काम कीजिए और समाज कल्याण कीजिए। क्या बात है। ट्रस्ट मी गाइस, योगा से ही होगा। सो फिलहाल द पॉडकास्ट सेशन प्रेजेंटेड बाय मूल खराज एंड अशोक कुमार ज्वेलर्स में इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।